अच्छा। चलिए ठीक है। तो अब सूत्राया नदीभिश्च, सूत्र है नदीभिश्च। ठीक है। तो लिखा, यहाँ दो पद है, नदी भी और च है, वो तृतीयांत है, चाहे अव्यय पद है। तो नदी भी सह संख्या समस्ते। ठीक है। वृत्ति लिखे हैं। तो अब नदी भी सह संख्या समस्ते, नदी के साथ संख्या वाचक सुबंध का समास होगा नहीं। नदी पद से यहाँ क्या उपलक्षित है? नद्यर्थवाचक सुबंध। नदी पद से क्या लेना है? नद्यर्थवाचक सुबंध नद्यर्थवाचक का सुबंत। ग्रहण करना है। तो नद्यर्थवाचक सुबन्तैः सह संख्यावाचकं सुबन्तं समस्यते। स च तो अव्ययी भाव। नद्यर्थवाचक सुबन्तैः सह संख्यावाचकं समर्थप्रकृतिसुबन्तं समस्यते। स च अव्ययी भाव। ठीक है। नद्यर्थवाचक सुबंत के साथ संख्यावाचक सुबंत का समर्थ प्रकृति सुबंत का समास होता है, और वह समास क्या कहलाता है? अव्ययी भाव कहलाता है। ठीक है। तो अब इसमें वार्तिक आया नियम करने के लिए। यह सूत्र विधान करने के लिए आया था, नद्यर्थवाचक सुबंत का संख्यावाची सुबंत के साथ समास होवे और वह अव्ययी भाव कहलाए। तो फिर वार्तिक आया नियम करने के लिए समाहारी चायम इष्यते। अयम माने अयम समास है। यह जो समास पीछे बताया, कौन सा समास था? नदीभिश्च, इस सूत्र के द्वारा विधान किए जाने वाला कौन सा? अव्ययी भाव। ठीक है। तो यहाँ पे समाहारे चायम इष्यते, समाहारे च अयम इष्यते। तो च यहाँ पे एवकार अर्थ में है। च किस अर्थ में है? आवाज आ रही है ना सबको हमारी? जी। तो च यहाँ पे किस अर्थ में है? एवकार अर्थ में है। तो समाहारी च अयम इष्यते माने समाहारी एव अयम समासः इष्यते। ठीक है। समाहार में ही यह समास इष्ट है। ठीक है। ऐसा वार्तिक है। तो समाहार में ही यह समास, कौन सा समास? नदीभिश्च, इस सूत्र से होने वाला समास। ठीक है। अव्ययी भाव समास। तो समाहारी चाहे मिश्यते, इस वार्तिक ने नियम कर दिया। अब उदाहरण बनाना है सप्तगंगम। तो सप्तगंगम का देखिए लौकिक विग्रह क्या होगा? सप्तानाम गंगानाम समाहारः। सप्तानाम गंगानाम समाहारः, ये लौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? तो अलौकिक विग्रह में प्राय दो प्रकार से लोग करते हैं कि जो सप्तानाम विग्रह गंगा नाम है, तो इसी को देख करके सप्तन आम और गंगा आम, इस प्रकार से लोग करते हैं। तथापि करना कैसे चाहिए? सप्तन जस गंगा जस, क्या होगा? अलौकिक विग्रह क्या होगा? सप्तन जस गंगा जस। क्यों ऐसा अलौकिक विग्रह होगा? क्योंकि अगर सप्तानाम गंगा नाम समाहार ऐसा वहाँ करते हैं, और सप्तन आम और गंगा आम ऐसा वाक्यार्थ वहाँ पे करते हैं, तो उससे फिर जो है सप्त गंगा जो है उनके समाहार का वाचन तो हो नहीं रहा है, अपितु षष्ठर्थ का वाचन हो रहा है ना।
और जैसे कृष्ण समीपम कृष्णम है तो वहाँ भी षष्ठार्थ है, लेकिन कृष्ण संबंधी सामीप्य वहाँ पे विवक्षित है, तो कृष्णम और कृष्ण समीपम दोनों से वही अर्थ सामान्यता प्रतीत हो जाता है। तो सप्ता नाम गंगा नाम समाहार। प्रणाम भैया। उनका नेट में समस्या आ गया है, ऐसा लग रहा है। जब तक वो नहीं रहेंगे, कोई संख्या वंश या ना इस सूत्र का कुछ बता दीजिए ना। सागर। हाँ हाँ जी। हाँ, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज भैया। चलिए चलिए चलिए, तो शुरू करते हैं, है ना। जी। तो हम बता रहे थे कि समाहारे चायम इष्यते, समाहारे एव अयम समासः इष्यते। समाहार में यह समास होता है। तो अलौकिक विग्रह कर लेंगे क्या, सप्तम गंगाजस, ठीक है। तो इन दोनों का समाहार होगा, तो फिर अलौकिक विग्रह या लौकिक विग्रह वही किया है, क्योंकि यह समास होगा तो सप्तगंगम। अब यहाँ पे सूत्र से समास करेंगे, समास का प्राथमिक संज्ञा व्यक्ति का लोप करेंगे, न का भी लोप कर देंगे। और नदी विच चूंकि यहाँ पे संख्यावाचक बनते ही प्रथमांत आएगा, तो तद्बोध्ययी लक्ष्य में क्या होगा, प्रथमा निर्दिष्ट होने से वही उसी की उत्पादन संज्ञा प्रयोग होगा। तो सप्त गंगा इस प्रकार से रूप बनेगा। अब व्ययी भाव समास है, तो व्ययी भाव समास होने के कारण नपुंसक लिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो ह्रस्व होगा तो बनेगा सप्तगंग। और इस स्थिति में फिर जब सुबंत यहाँ पे ये बन जाएगा, सूत्र ले आएंगे, तो अदंत होने के कारण आप भावा पंचम में आए, क्योंकि भाव समास है, इसलिए हम कर देगा मिला देंगे तो बन जाएगा सप्तगंगम। इसी प्रकार से द्वियमुनम भी बनेगा, तो यो हो यमुनयो हो समाहार। तो द्विय यमुना औ इस प्रकार से विग्रह कर लेंगे और इसी से फिर समास कर लेंगे। नदी विश्व नद्यर्थवाचक सुबंत कौन है, गंगा, यमुना। हाँ यमुना नद्यर्थवाचक सुबंत है, इसका द्विय इस समर्थ सुबंत के साथ समास, संख्यावाचक सुबंत के साथ समास, प्रातिक संज्ञा व्यतिका लोप, रस इत्यादि करके हम इत्यादि करके मिलाएंगे तो द्वियमुनम बन जाएगा। तो चूंकि समाहार है तो समाहार्य औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वंच। समाहार में क्या होता है, औत्सर्गिक एक वचन और नपुंसकलिंग हो जाता है, ठीक है।
औत्सर्गिक, औत्सर्ग में स्वाभाविक, स्वाभाविक स्वभावतः नपुंसकलिंग और एक वचन, क्योंकि इस सूत्र आगे बताएंगे तो वो सब सूत्र क्या करेंगे, एक वचन कोई करे कोई नपुंसक संज्ञा कर देगा। तो इस प्रकार से मिला करके यह सिद्धांत हो गया कि समाहार में क्या होता है, औत्सर्गिक एक वचन और नपुंसकलिंग हो जाता है। ठीक है ना। भैया जैसे सप्ता नाम गंगा नाम समाहार उस विग्रह किए थे, सप्ता नाम गंगा नाम का सप्तर सप्तन जस और गंगा जस किए थे, तो द्वियमुनम में द्वि औ और यमुना औ नहीं होगा? होगा ही, वही तो बताया हूँ, वही होगा। अच्छा। हम्म, चलिए सबको समझ में आ गया। हाँ जी भ्राता जी, हम्म, इसमें जैसे तदितार्थोत्तर पद समाहारित जैसे समाहार भी तो प्राप्त था, तो फिर वो भी होगा या फिर यही होगा? मतलब वहां पे नहीं तो करके सह नपुंसकम से वो कर देंगे नपुंसकलिंग और हरसु नपुंसक प्रातिपदिका से रूप तो तभी बन जाएगा। नहीं तो वो नहीं नहीं, तो जब वो समास करेगा तो अव्ययी भाव समास रहेगा नहीं, उस स्थिति में तत्पुरुष रहेगा, है ना। जी तो तत्पुरुष रहेगा तो अव्ययी भाव संज्ञा होगी नहीं, अव्यय नहीं होगा तो नपुंसक नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा तो ह्रस्व नहीं होगा, है कि नहीं। और यहाँ जो समास कर रहे हैं नदीवाचक के साथ, यह क्या है, समाहार में है और इसके अव्ययी भाव संज्ञा भी है। तो अव्ययी भाव संज्ञा होने के कारण यहाँ पे नपुंसक होके ह्रस्व होगा तो सप्तगंगम बनेगा। नहीं, अगर वहाँ पे सह अगर वहाँ नपुंसकम पे से हो से जाएगा जी हर्ष तो। किससे सह नपुंसकम, सह नपुंसकम नपुंस से वो नपुंसकलिंग कर लेंगे और फिर हरस्व नपुंसक प्रातिपदिका से। अरे तो वो समाहार में ना, जब समाहार हाँ में जी। करेंगे तो समाहार में तो बनेगा जी पंचानाम। हाँ, वहाँ पे जब करेंगे तो वो तो बनेगा ही, वहाँ समाहार में करेंगे तो समाहार में भी बनेगा, यहाँ अव्ययी भाव करेंगे तो अव्ययी भाव में जी। बनेगा। हाँ, चलिए आगे। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। हाँ, अन्य पदार्थों की संज्ञायाम रह सकता है। ठीक है। तो अब इसी प्रकार से यह समाहार में समास होता है तो समाहारे एवं अयम इष्यते जो यहाँ पे इन्होंने कहा, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया व्यवस्था, यहाँ पे व्यवस्था ये हो गई कि यह जो समास है यह क्या है, द्विगु का अपवाद भूत समास है। क्या है, द्विगु का अपवाद भूत समास है। तो वहाँ पे जब करेंगे यहाँ भी करेंगे तो होगा समाहार में ही। अगर नद्यर्थवाची का समास करना है तो हमेशा ही क्या हो जाएगा, वह समाहार में ही होगा। अगर नद्यर्थवाची का संख्यावाची समास करना होगा तो समाहार में ही। इसलिए इन्होंने कहा समाहार एव अयम स्थिति, माने एव कार अर्थ में हुआ। तो इस प्रकार से क्या फलित हो गया कि यह जो है द्विगु का अपवाद है, यह जो अव्ययी भाव समास है यह द्विगु का अपवाद है। ठीक है। आ गया सबको, आगे चलें। जी अब देखिए आगे लिखा है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। यहाँ पे तीन पद हैं, पहला है अन्य पदार्थे, दूसरा है च, तीसरा है संज्ञायाम। ठीक है। अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदी भी सह नित्यम समुच्यते। अब ये जो पीछे सूत्र नदी भी है, यही इसकी अनुवृत्ति आ रही है नदी भी, तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदी भी सह नित्यम समस्यते संज्ञायाम। ठीक है। माने संज्ञायाम माने संज्ञा वाच्य होने पर, संज्ञायाम वाच्यायाम या संज्ञायाम ज्योत्यायाम, हाँ, अन्य पदार्थे विद्यमानम यत् सुबंतम, हाँ, तत् नद्यर्थवाचकैः समर्थ प्रकृति सुबंतैः सह नित्यम समस्यते। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ।
अन्य संज्ञायाम पदार्थे वाच्य। विद्यमानम अन्य पदार्थे क्या? विद्यमानं हाँ यत् सुबन्तं तद् नद्यर्थवाचकैः समर्थ सुबन्तेन सह नित्यं नहीं हाँ, समस्यते। बहुवचन, हाँ बहुवचन जी है ना, नदी जी भी। जी 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 तो जी जी जी। नद्यर्थवाचक सुबंत ही सह नित्यम समस्यते। कौन? अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम। किस स्थिति में? संज्ञायाम वाच्य। जब संज्ञा अर्थ वहां पे क्या हो? वाच्य। ठीक है। तो संज्ञा अर्थ जहाँ वाच्य हो वहाँ अन्य पदार्थ में विद्यमान जो सुबंत है उस सुबंत का नद्यर्थवाचक सुबंत के साथ नित्य ही समास होता है। ठीक है। देखिए पहले इसके उदाहरण को देख लेंगे, फिर इस पंक्ति को हम बताएंगे। विभाषाधिकारे विवाक्येन संज्ञान अवगमादि है नित्य समास। पहले उदाहरण देखिए। उन्मत्त गंगम नाम देश लोहित गंगम। ये दोनों देश हैं, उन्मत्त गंग और लोहित गंग। तो उन्मत्त गंगम देश, लोहित गंगम देश। तो उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे, उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे असौ देशः उन्मत्त गंगम देश। बात समझ में आया कि नहीं? जी तो उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे, ये जो इन्होंने विग्रह किया, तो अन्य पदार्थ में विद्यमान सुबंध का नद्यर्थवाची के साथ सुबंध। तो अन्य पदार्थ में विद्यमान है उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे। तो यहाँ पे जो यस्मिन अन्य पदार्थ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जी। जी। तो वो अन्य पद वाला अर्थ कौन सा होगा? हाँ, तो अन्य पदार्थ जो भी होगा, अब यहाँ पे वो अन्य पदार्थवाची हो जाएगा नदी, है कि नहीं? क्योंकि नदी है ना, लोहिता देश, क्योंकि लोहिता गंगा यस्मिन देश है, इसलिए इन्होंने विशेष से भी दे दिया। विशेष से क्या है? देश। तो यस्मिन में यह पदार्थ से क्या लेना है? देशवाची को लेना है। तो अन्य पदार्थ में विद्यमान ये सुबंत है कि नहीं? वो अन्य पदार्थ क्या है? देश है, क्योंकि उन्मत्त गंगा नाम किसका है? देश का नाम है। तो उन्मत्ता गंगा यस्मिन, यस्मिन से वहाँ किसको लेना है? पदार्थ से, देश को। तत्सम्यर्थ से देश को लेना है। ठीक है। तो अन्य पदार्थ हो गया देश। तो अन्य पदार्थ है माने अन्य पदार्थ में विद्यमान सुबंत यही सब है। कौन कौन से? देश। अन्य पदार्थे विद्यमानं सुबंतम नद्यर्थवाच्य सुबंतेन सह नित्यम समस्यते। संज्ञायाम, संज्ञावाच्य होने पर। तो पहला नंबर यहाँ संज्ञावाच्य होना चाहिए। तो उन्मत्त गंगम नाम देश है, इसलिए इन्होंने लिखा, माने देश का ही नाम है क्या? उन्मत्त गंगम। ठीक है। तो संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? एक एक घटाइए। उन्मत्त गंगम यह संज्ञा हो गई। क्यों संज्ञा हो गई? क्योंकि उन्मत्त गंगम यह देश विशेष का नाम। ठीक है। तो संज्ञा वाच्य हो गया। तो संज्ञायाम वाच्यायाम अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम। अन्य पदार्थ में विद्यमान सुबंत कौन है? कौन है अन्य पदार्थ में विद्यमान सुबंत? यस्मिन। यस्मिन तो अन्य फिर यहाँ पदार्थ में पर विद्यमान है ही, लेकिन यहाँ पे नद्यर्थवाचक के साथ जिसका समास करना है वो अन्य पदार्थ में विद्यमान कौन है? यहाँ पर अन्य पदार्थ का फिर एक बार शब्द स्पष्ट कर दीजिए ना। क्या हुआ? अन्य पदार्थ है इस शब्द का अर्थ फिर एक बार स्पष्ट कर दीजिए ना। अन्य पदार्थ से वही अर्थ हो गया जो विग्रह वाक्यार्थ से भिन्न है। विग्रह वाक्यार्थ से भिन्न वही अन्य पदार्थ है। विग्रह वाक्यार्थ से भिन्न अन्य पदार्थ होता है पीतम अम्बरम यस्य, है कि नहीं? तो उसमें विग्रह वाक्यार्थ क्या क्या है? यहाँ पीत है, अंबर है, और अन्य पदार्थ क्या है? हरि है कि नहीं? पीतत्व विशिष्ट जो अंबर है तदवान हरि है। तो इसलिए पीताम्बर पद बोध्य हरि है, पीताम्बर पद उसका बोधक है, पीताम्बर पद जो है वाचक है, पीताम्बर पद वाच्य कौन हुए? हरि हुए। तो हरि क्या हो गए? अन्य पदार्थ हो गए। अन्य पदार्थ माने ये जो विग्रह वाक्य में पदार्थ है, इन पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ है वही अन्य पदार्थ है। तो विग्रह वाक्य में से क्या है? पीत और अंबर। तद भिन्न कौन हो गया? हरि। वही हरि। तो हरि। हाँ, लेकिन वाचक होना चाहिए ना, तो उसके वाचक हरि ही है। भिन्न तो बहुत है लेकिन तदवाची हरि है। इसलिए पीताम्बर पद का अन्य पदार्थ हरि ही होते हैं। इसी प्रकार से
उन्मत्ता गंगा यस्मिन, उन्मत्ता गंगा यस्मिन, यस्मिन। है ना। तो यहाँ पे भी उन्मत्ता गंगा यस्मिन, यहाँ पे उन्मत्त और गंगा ये दोनों अपने अपने अर्थों को नहीं बता रहे हैं, अपितु अन्य पदार्थ यहाँ विशिष्टतया प्रतीत हो रहा है। विशिष्टतया कौन प्रतीत हो रहा है? देश। उन्मत्ता गंगा जी यस्मिन, इस प्रकार है कि नहीं, जी ऐसा इन्होंने विग्रह किया। तो उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, तो उन्मत्त गंगम नाम देशा, अभी उसी को बताने वाले हैं वो कि लौकिक विग्रह वाक्य और नित्य समास। तो यहाँ पे समास पहले कर देंगे, है ना। उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, तो अन्य पदार्थ का यहाँ पे अन्य पदार्थ है विद्यमान सुबंत, उसका समास करना है। तो उन्मत्ता सु गंगा सु, है कि नहीं, क्या करेंगे? उन्मत्तासु उन्मत्ता गंगासु। हाँ, उन्मत्ता सु गंगा सु, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, तो इस प्रकार से समास कर देंगे और हो जाएगा क्या, इसी सूत्र से समास हो जाएगा। नव्यर्थवाचक सुबंत है तो गंगा सु, इसके साथ उन्मत्त सु, इसका हो जाएगा समास। प्राथमिक संज्ञा वर्तिका लोप मिला देंगे, उन्मत्त गंगा, ठीक है, ह्रस्व हो जाएगा तो बन जाएगा उन्मत्त गंग, और उसके बाद अव्ययी भाव है तो कर देंगे अब मिला करके उन्मत्त गंगम नाम देशा। बना लेंगे सभी लोग समास को। जी 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 भैया, यहाँ पे जो अन्य प्रदेश है, अन्य पदार्थ है, उसमें कौन सा सुबंत विद्यमान है? इसमें उन्मत्त दोनों सुबंत है ना। नदी, नदी भी विद्यमान है, उन्मत्त भी विद्यमान है। एक नद्यर्थवाचक के साथ सुबंत होना, समास होना, अन्य पदार्थ है विद्यमान, ये दोनों सुबंत हैं ही, है कि नहीं। ठीक, जी भैया, ठीक। हम्म। तो उन्मत्त गंगम या प्रयोग सब लोग बना लेंगे ना। उन्मत्त गंगम नाम देशा, इसी प्रकार से लोहित गंगम बनाना, क्या बनाना है? लोहित गंगम। तो लोहित गंगम माने लोहित वर्ण है, विशिष्ट है। तो लोहिता गंगा यस्मिन देशे, लोहिता गंगा यस्मिन देशे तद लोहित गंगम, है कि नहीं। लोहिता है गंगा जिस देश में, तो ये देश विशेष की संज्ञा है। लोहित गंगम ये देश विशेष की संज्ञा है, ठीक है। तो लोहित गंगम नाम देशः, उन्मत्त गंगम नाम देशः, इस प्रकार से ये संज्ञाओं का बोध कराते हैं। लोहित गंग और उन्मत्त गंग ये दोनों पद जो हैं, समास युक्त पद, सामासिक पद, ये देश विशेष का बोधन कराते हैं। तो अन्य पदार्थ संज्ञाएं भी सूत्र से यहाँ पे समास है। इसीलिए सर्वादि में जो लिखा गया है कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि चतुर्थ, अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान हो वो बहुब्रीहि होता है, लेकिन ऐसा प्रायः है। प्रायः क्यों कहा था? इसीलिए अब देखिए यहाँ अन्य पदार्थ तो है, लेकिन यहाँ पे अन्य पदार्थ की प्रधानता होते हुए भी यहाँ पे कौन सा समास हो रहा है? अव्ययी भाव समास हो रहा है, बहुब्रीहि नहीं हो रहा है कि नहीं। इसलिए केवल ये कहना कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान हो बहुब्रीहि होता है, ऐसा कोई लक्षण नहीं, इसलिए वहां प्रायण कहा। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है, तो प्रायण कहने से क्या हो गया, यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, प्राय यहाँ पे अन्य पदार्थ की प्रधानता है, तथापि बहुब्रीहि नहीं है क्योंकि प्रायण का है। ऐसे सुपप्रति जब वहां बनाए थे, सुपप्रति है कि नहीं, तो अव्ययी भाव समास यद्यपि वहां था, लेकिन पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं था, उत्तर पदार्थ जो प्रति का अर्थ था, लेस अर्थ में, मात्रा अर्थ में, वह प्रधान था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये प्रति वाला एक बार और बताना जी। जैसे सुप्रति, साकप्रति, उदाहरण वहां बनाए थे ना, सुप्रतिना मात्रार्थे, जी सुप्रतिना मात्रार्थे, मात्रार्थ जी में समास हुआ था सुबंत का प्रति के साथ, सुप्रति जी साकप्रति। तो जो साकप प्रति यहाँ बना था, तो यहाँ पे सुप्रतिना मात्रार्थे से जो मात्रार्थ में विद्यमान सुबंत का समास हुआ था प्रति के साथ, है कि नहीं, वो अव्ययी भाव समास था। तो अव्ययी भाव समास में होना क्या चाहिए? प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। तो साकप प्रति यह जो बना था समास सामासिक पद, इसमें पूर्व पदार्थ कौन था? साक पदार्थ।
लेकिन शाक पदार्थ की प्रधानता नहीं है शाक प्रति इसमें। यद्यपि उपकृषणम अधिहरि, यहाँ पे पूर्व पदार्थ जो अधिउप है उनकी प्रधानता है उनके अर्थ की, लेकिन जो शाक प्रति है तो शाक प्रति इस उदाहरण में शाक की प्रधानता नहीं है अपितु प्रति की प्रधानता है, क्योंकि उसका अर्थ क्या है, शाक की मात्रा, तो मात्रा अर्थ प्रति क्या है, प्रति उत्तर पदार्थ है, तो शाक प्रति से जो विशेष अर्थ आ रहा है प्रत्यर्थ, वही उसका विशेष्य है और उसी की प्रधानता है। इसलिए अन्य यहाँ पे पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं हुआ, वहां पे क्या हुआ, उत्तर पदार्थ उत्तर प्रधान पद हुआ। प्रधान। इसलिए प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, ऐसा कहा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? जी। तो इसलिए प्रायण हर जगह जोड़ा गया है क्योंकि सबका कहीं न कहीं व्यभिचार है ना। इसलिए यहाँ पे अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, ये सूत्र अन्य पदार्थ विद्यमान सुबंत का ही नद्यर्थवाचक सुबंत के साथ समास करता है। तो लोहित गंगम नाम देश, अनुमत गंगम नाम देश, ये दोनों अव्ययी भाव समासयुक्त पद हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने कहा कि अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, इस सूत्र से होने वाला जो समास है यह समास नित्य समास है। क्या है? नित्य समास है। तो नित्य समास क्यों है? यद्यपि विभाषा का अधिकार चल रहा है, महाविभाषा का क्या चल रहा है, अधिकार, है ना। जी। तो महाविभाषा का अधिकार चलने के कारण अन्य पदार्थे तो संज्ञायाम आए, इनको कहना चाहिए अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नद्यर्थवाचक सुबंतेन सह, हाँ, समस्तते विकल्पेन समस्तते संज्ञायाम वाच्यायाम, है ना। लेकिन यहाँ पे विकल्पेन वा नहीं कह के नित्य कह रहे हैं, उसका हेतु यहाँ पे आगे दे रहे हैं। क्या लिखा है? विभाषाधिकारे वाक्येन संज्ञा अनवगमाद यह नित्य समासः। यद्यपि विभाषा का अधिकार है तथापि वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह नित्य समास। वाक्य से माने विग्रह वाक्य से। देखिए जब हम राजपुरुष बनाते हैं तो राजपुरुष का अर्थ क्या होता है, राज विशिष्ट पुरुष वैशिष्ट जो होता है स्वस्वामी भाव संबंध वाले, माने राज निरूपितम स्वामित्वम तद निरूपित स्वत्ववान पुरुष, ऐसा बोध हो जाएगा। माने राजस्वामिक है ना पुरुष, राजस्वामिक पुरुष, है ना। तो राज पुरुष से बोध क्या होता है, राजा संबंधित पुरुष होता है कि नहीं होता है? जी। तो राज्ञ पुरुष, इसका जब समास करेंगे राजपुरुष, तो राजपुरुष का अर्थ होता है राज विशिष्ट पुरुष, ठीक है, राज संबंधी पुरुष। और जब हम इसका वाक्य करेंगे, वाक्य माने विग्रह वाक्य करेंगे, क्या होगा उसका विग्रह वाक्य राजपुरुष का? राज्ञः पुरुषः। आज्ञा पुरुषः। ठीक है, हाँ। तो जो राज्ञ पुरुष यह विग्रह वाक्य हम करेंगे, इस वाक्य से भी उसी अर्थ की प्रतीति हो रही। किस अर्थ की? राज संबंधी पुरुष। पुरुष की। बात समझ में आया कि नहीं? जी। तो समास के द्वारा जो बोध हो रहा है वही बोध वाक्य के द्वारा भी हो रहा है कि नहीं? सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? जी भैया। कोई है? जी कोई स्पष्ट ऐसा हो नहीं रहा है है। जिसको? अच्छा अच्छा, सब ठीक है। चलिए, तो अब जो वाक्य के द्वारा बोध हो रहा था वही समास के द्वारा भी बोध हो रहा है, सामासिक पद के द्वारा भी। जो समस्त से बोध वही व्यस्त से बोध। व्यस्त क्या है? राज्ञा पुरुष। समस्त क्या है? राजपुरुष। दोनों से एक अर्थी भाव, माने एक अर्थी भाव तो समास में होता है, माने दोनों से एक अर्थ की प्रतीति हो रही है। राज संबंधी पुरुष जिससे भी प्रतीति हो रही, राज संबंधी पुरुष की प्रतीति वाक्य से भी हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों से एक ही प्रतीति हो रही है, तो समास विधान वहां पे विकल्प से होता है। समास विधान क्या होता है? विकल्प से होता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, यहाँ पे वाक्य के द्वारा संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही। क्या कहा? यहाँ वाक्य में संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं होती।
यद्यपि समास के द्वारा संज्ञा की प्रतीति हो रही है, जो लोहित गंगम नाम देशः, नुमत्त गंगन नाम देशः, तो ये दोनों देश हैं। तो ये समास विशिष्ट जो पद हैं, सामासिक पद हैं, उन्मत्त गंगम लोहित गंगम, इससे तो संज्ञा की प्रतीति हो रही है कि उन्मत्त गंग नामक देश है, लोहित गंग नामक देश है। लेकिन जो हम वाक्य करेंगे, वाक्य क्या किया, उन्मत्ता गंगा यस्मिन, क्या किया, उन्मत्ता गंगा यस्मिन, है कि नहीं। इस ये जो वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा उस उन्मत्त गंग देश माने संज्ञा की प्रतीति नहीं हो रही। बात समझ में आया कि नहीं, अन्य की भी प्रतीति हो रही है, क्या समझे। मतलब कि जब हम वाक्य दशा में इसका विग्रह करेंगे तो वहां पे संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, जो देश हाँ, अर्थ निकल रहा था वो नहीं निकलेगा। हाँ वो नहीं निकल रहा है स्पष्टतः। जो उन्मत्त गंगम नाम देशा माने उन्मत्त गंग, ये जो सामासिक पद से जैसा संगी अर्थ का बोध वहां पे मैंने संज्ञा का हुआ था, है कि नहीं, उसी प्रकार से माने जो देश देश का बोध हुआ था उसका संज्ञा क्या है, उन्मत्त गंगम ही संज्ञा है। संगी कौन था, देश विशेष। संगी कौन है, देश देश। विशेष। संज्ञा क्या है, उन्मत्त गंगम, यह संज्ञा है ना, और संगी उसका कौन है, देश विशेष है। तो अब वहां पे उन्मत्त गंगम से देश विशेष का बोध हो रहा था, लेकिन जो वाक्य है ना, उन्मत्त गंगम कहने से उन्मत्त गंगम इसके द्वारा यहाँ पे जो संज्ञा का बोध हो रहा था, लेकिन जब वाक्य के द्वारा हम बोध करने चलेंगे तो देश विशेषवाची जो संज्ञा है यहाँ पे उन्मत्त गंगम, है ना, संगी का बोध यहाँ पे उपपन्न नहीं हो रहा है। अन्य पदार्थ की प्रतीति जरूर हो रही है, उन्मत्ता गंगा यस्मिन, लोहिता गंगा यस्मिन, तो यस्मिन कहने से अन्य पदार्थ की प्रतीति हो रही है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन संज्ञा अर्थ की ही प्रतीति हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो माने उन्मत्ता गंगा यस्मिन इत्याकारक जो वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है नियमतः। लोहिता गंगा यस्मिन देशे, इस वाक्य के भी नियमतः क्या नहीं हो रही है, संज्ञा अर्थ की देश विशेषवाची की प्रतीति नहीं हो रही है। इसलिए इस समास को क्या माना गया, यह समास नित्य है। क्योंकि जैसे राज पुरुष और राज्ञा पुरुष से दोनों से समान अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए, उसी प्रकार से लोहित गंगम नाम देश में यहाँ लोहित गंगम इस पदार्थ से जिस संज्ञा की देश विशेषवाची संज्ञा की प्रतीति हो रही है, उसी प्रकार से लोहिता गंगा यस्मिन, इससे भी उसी देशवाची की प्रतीति अगर होवे, तब यह समास विकल्प करना क्या होगा, सार्थक होगा, और समास करना भी सार्थक होगा। बात समझ में आया कि नहीं। जी जी, जिस तो ये प्रकार दो से शब्द उन्मत्त गंगा से राज्य का ही ग्रहण होगा और किसी विशेष्य पद का नहीं होगा। क्या हुआ, उन्मत्त गंगा और लोहिता गंगम, ये सब दो शब्द से राज्य विशेष का ही ग्रहण होगा, उससे भिन्न कोई भी विशेष्य का विशेषण नहीं बनेगा। हाँ, कोई मैंने कोई देश विशेष का ग्रहण नहीं हो रहा है कि नहीं, यही समस्या। जो राज पुरुष से प्रतीति वही राज्य पुरुष से प्रतीति, तो वैकल्पिक विधान ठीक। और जो उन्मत्त गंगम से जिसकी प्रतीति देश विशेष की, उन्मत्ता गंगा यस्मिन, इस वाक्य से भी उसी देश विशेष की प्रतीति हो तब तो, लेकिन उस वाक्य के द्वारा उन्मत्ता गंगा यस्मिन अन्य पदार्थ की प्रतीति तो हो रही है यस्मिन, लेकिन संज्ञा विशेष की प्रतीति नहीं हो रही है। इसलिए संज्ञा विशेष की प्रतीति न होने के कारण दोनों में विभेद हो जाएगा, वाक्य में और समास युक्त पद में। इसलिए कह रहे हैं कि विभाषाधिकारे भी वाक्येन संज्ञायाः अनवगमात्, वाक्य के द्वारा संज्ञा बोध न होने पर यह नित्य समासः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नित्य समास हो जाएगा। बात समझ में आई सबको। जी, क्या बताइए। यहाँ पर
अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, यहाँ पर विभाषाधिकार में भी इस सूत्र से नित्य से होगा, क्योंकि विभाषा का यहाँ पर विभाषा करने पर उन्मत्त गंगा इस शब्द से और देश से भिन्न कोई भी अर्थ ग्रहण कर सकते थे। यहाँ पर उन्मत्ता गंगा यस्मिन इस विग्रह से और उन्मत्ता गंगा ये विग्रह का ऐक्य पद से दोनों से एक अर्थ का ग्रहण नहीं होगा। जैसे राजपुरुष राज्ञ पुरुष, यहाँ पर समास होने के पहले राज्ञ पुरुष, यहाँ इस पद से और समास होने के बाद राजपुरुष, इस दोनों पदों से एक ही अर्थ का ग्रहण हो रहा था, इसीलिए वहां पर विकल्प से होना ठीक था। लेकिन यहाँ पर दोनों विग्रह से और विग्रहगत समास होने के बाद जो रूप बनता है उससे एक ही पद का ग्रहण नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर नित्य समास ही होगा, वाक्य नहीं बनेगा, इसको नहीं लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि विभाषाधिकारेपि वाक्य न संज्ञा नवगमादि नित्य समास। जो वाक्य है इस वाक्य के द्वारा उन्मत्ता गंगा यस्मिन, ये जो वाक्य है इस वाक्य के द्वारा संज्ञा विशेष माने जो देश विशेषवाची संज्ञी है इसका बोध न होने के कारण यह नित्य समास होगा, वैकल्पिक समास नहीं। वैकल्पिक समास तब करते, वैकल्पिक समास तब होता जब उन्मत्ता गंगा यस्मिन इस विग्रह वाक्य के द्वारा भी किसका बोध होता, उसी देशवासी का बोध होता, तब तो इनका यह वैकल्पिक समास करना क्या होता, सार्थक होता। लेकिन जब वाक्य के द्वारा उन्मत्ता गंगा यस्मिन, तो वाक्य के द्वारा उस देश विशेष का बोध ही नहीं हो रहा है, तो विकल्प विधान करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं विभाषाधिकार होने पर भी वाक्य के साथ यहाँ पे संज्ञा विशेष संज्ञी देशवासी का बोध न होने के कारण यह नित्य समास ही होगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? जी। और इस प्रकार से इसीलिए जो बहुब्रीहि समास होता है वह समास नित्य नहीं होता। बहुब्रीहि समास क्या नहीं होता है, नित्य नहीं होता, क्योंकि उसके दोनों प्रकार से समस्त से व्यस्त से दोनों से क्या होता है, अन्य पदार्थ की ही प्रतीति होती है। अन्य पदार्थ माने जो विवक्षित होता है वहां पे संज्ञाभूत अन्य विशेषभूत उसी की प्रतीति होती है। किससे? बहुब्रीहि से होती है। पीतम अंबरम यस्य, तो यहाँ पे यश माने षष्ठर्थ में बहुब्रीहि वह कौन है, हरि है कि नहीं। और पीतम अंबरम यस्य इस प्रकार के वाक्य से भी किसका बोध होता है, हरि का ही, क्योंकि यहाँ शेषु बहुब्रीहि अन्य पदार्थ से विद्यमान वही है दोनों, वहाँ ये अन्य पदार्थ है तो संज्ञायाम लगेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि नद्यर्थवाची के साथ करता है, और नहीं तो नद्यर्थवाची के साथ जब ये लगेगा तो नित्य समास कर देगा अव्ययी भाव, क्योंकि संज्ञा विशेष का अवगमन नहीं होगा। और इसलिए वहाँ पे संज्ञा विशेष की बात नहीं है, वहाँ पीतम अंबरम यश यहाँ जो विशेषार्थ की प्रतीति होगी तो बहुब्रीहि समास में दोनों रूप बनते हैं। वह समास वैकल्पिक है, क्योंकि वहाँ संज्ञा विशेष का अनवगमन नहीं है, वहाँ अवगमन होता है। ठीक है जी। देखिए, तो इस प्रकार से इन्होंने जो बताया, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, तो लिख रहे हैं विभाषा अधिकारेपि वाक्येन संज्ञा अनवगमादि नित्य समास है। यहाँ इसको समझ लीजिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि वाक्येन अन्य पदार्थ अनवगमात, मानी अन्य पदार्था नवगमात, यह नित्य समास है। इन्होंने वाक्य में क्या नहीं लिखा है, एक बार फिर बता दीजिए। देखिए ये जो वाक्य इन्होंने लिखा विभाषाधिकारेपि वाक्येन, आवाज आ रही है ना हमारी? जी आ रही है। जी। जो ये कह रहे हैं कि विभाषाधिकारेपि वाक्येन संज्ञा अनवगमाद यह नित्य समासः,
है ना। वाक्य के द्वारा संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है, माने संज्ञा संज्ञा भेदा संज्ञीवाची दो देश विशेषवाची इसका बोध नहीं हो रहा है। तो ये इस बात को कह रहे हैं कि संज्ञा या अनवगमात, ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य पदार्थस्य अनवगमात, है कि नहीं, क्या नहीं कह रहे हैं? अन्य पदार्थस्य अनवगमात्। यह भी तो कह सकते थे कि विभाषाधिकारेपि वाक्येन अन्य पदार्थस्य अनवगमात् यह नित्य समास है। तो ऐसा न कह के संज्ञा या अनवगमात् ये कह रहे हैं, क्योंकि अन्य पदार्थ की प्रतीति तो हो ही रही है। उन्मत्ता गंगा यस्मिन, बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ जो यस्मिन है सप्तम्यर्थ है, इसके द्वारा अन्य पदार्थ की प्रतीति तो हो ही रही है। संज्ञा अर्थ माने देश विशेषवाची संज्ञी का बोध नहीं हो रहा, अन्य पदार्थ की प्रतीति तो हो ही रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। क्योंकि उन्मत्ता गंगा यस्मिन, लोहिता गंगा यस्मिन, तो यहाँ पे अन्य पदार्थ की प्रतीति है ही यस्मिन, यहाँ पे इस पद के द्वारा, है कि नहीं? लेकिन उसके द्वारा संज्ञा विशेषवाची का बोध नहीं है, संज्ञी विशेषवाची देशवाची का बोध नहीं है, यह कहना चाहिए। इसलिए इन्होंने लिखा कि वाक्येन संज्ञा या अनवगमात्, यह नित्य समास है। ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि वाक्येन अन्य पदार्था अनवगमात्, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों नहीं लिखा है? हाँ जी। कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया, कुछ हिंदी में जो टीका उका किए हैं उन लोगों ने इसको क्या लिख दिया है, यहाँ विभाषाधिकारी विवाक्येन संज्ञा अनवगमात् ये नित्य समास है। उन लोगों ने यहाँ पे इसी तात्पर्य को न समझते हुए लिख दिया है कि वाक्य के द्वारा अन्य पदार्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे नित्य समास है कि नहीं? जबकि ऐसा कहना क्या है? गलत है। हाँ, ऐसा कहना अनुपयुक्त है, ऐसा आप कह नहीं सकते, है कि नहीं? क्योंकि अन्य पदार्था अवगमात ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि यस्य यस्मिन इत्यादि जो पद हैं, इत्यादि जो पदांतर रखा गया है, उन पदांतर के समभिव्याहार से अन्य पदार्थ की प्रतीति हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए अन्य पदार्थ की प्रतीति होने पर अन्य पदार्थ की प्रतीति तो हो रही है, किंतु यहाँ पे संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ पे विवक्षित है, न कि अन्य पदार्थ ही नहीं यहाँ पे बुद्ध हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, ऐसा कहना बिल्कुल अनुपयुक्त है। ठीक है, जहाँ अन्य पदार्थ की प्रतीति होती है, और यहाँ पे अन्य पदार्थ की प्रतीति हो रही, बोबरी में भी अन्य पदार्थ की प्रतीति होती है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही, इसलिए नित्य समास को इन्होंने कहा है। तो विभाषाधिकारे की वाक्येन संज्ञानवगमात् ये नित्य समासः। ठीक है, अन्य पदार्था अनवगमात् इति तु नोक्तम यस्य इत्यादि पदांतर संव्याहारेण अन्य पदार्थ प्रतीति, क्योंकि यस्य यस्मिन इत्यादि अन्य पदार्थ, इन सभी के संव्याहार से अन्य पदार्थ की प्रतीति स्वतः हो रही है, तो अन्य पदार्था अनवगमात् ऐसा न कह करके संज्ञा अनवगमात् ऐसा कह रहे हैं। तो सबको समझ में आ गया ना ये वाक्य और ये सामासिक पद? हाँ जी, आगे जी। जी भैया। चलिए अब आगे लिख रहे हैं समासांताः। क्या लिख रहे हैं? समासांताः इत्यधिकृत्य, माने अब इसका अधिकार चलेगा। किसका अधिकार चलेगा? समासांतः का। हाँ, समासांत। माने अब इसके इधर जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो सब प्रत्यय क्या होंगे? समासांत कहलाएंगे, है कि नहीं? यद्यपि ये तद्धित भी होते हैं, तद्धित संज्ञा का भी इनका प्रयोजन है, तथापि अभी केवल समासांत कह रहे हैं। समासांताः इत्यधिकृत्य, समासांत का अब अधिकार जाएगा, माने आगे जो विहित किए जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? समासांत प्रत्यय। समासांत कहलाएंगे, माने समास के अंत में होंगे। अंत माने अंतिम, एकदम लास्ट में। ठीक है, इत्यधिकृत्य। आगे लिखा है अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः। क्या लिखा है? अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः। हाँ, तो शरत प्रवृत्तिभ्यः ये हो गया।
तव्ययी भाव में, और अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य माने शरदादि, शरद प्रवृत्ति माने शरदादि जितने हैं गण है ना, शरदादि। जी। तो उसी को कह रहे हैं अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य शरदादिभ्य समासांतो अव्ययी भावे। शरद प्रवृत्तिभ्य पंचम्यंत है, अव्ययी भाव सप्तम्यंत है, तो अव्ययी भाव समास में सप्तमी वैश्विक है, तो अव्ययी भाव समास की विषयता में क्या होता है, शरद प्रवृत्ति जो है उन सबसे समासांत टच प्रत्यय होता है। तो टच प्रत्यय का एक केवल विधान करता है अव्ययी भावे शरद प्रवृत्ति, क्योंकि राजा सखिभ्य टच से किसके निवृत्ति हो जाएगी, टच की। राजा सखिभ्य टच, इस सूत्र के द्वारा टच की निवृत्ति हो गई, किस सूत्र में, अव्ययी भावे शरद प्रवृत्ति। बात समझ में आया कि नहीं। और समासांत का अधिकार ही चल रहा है, तो वो जो टच होगा वो समासांत होगा, इसलिए लिख रहे हैं कि शरदादिभ्य टच स्यात् समासांतः अव्ययी भावे, सारा अर्थ आ गया। तो शरदादिभ्य टच स्यात् समासांतो अव्ययी भावे, शरदादि गण में पठित जो प्रातिपदिक हैं उन सबसे क्या होता है, अव्ययी भाव समास में समासांत टच प्रत्यय होता है। सबको अर्थ आ गया। जी। अब देखिए समास विधान जितना करना था ये पीछे अव्ययी भाव समास विधान कर चुके हैं, अब केवल समासांत का विधान कर रहे हैं समास के बाद। सरदा समीपम उपसर्दम, सरदा समीपम उपसर्दम, तो सरदा समीपम ये लौकिक विग्रह किया है ना, और शरद, शरद क्या करेंगे, गस, और उप ये समीप अर्थ में वाची कौन है, समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है, उप है कि नहीं है। जैसे कृष्णस्थ समीपम उप कृष्णम वहां पे बनाए थे, ऐसे ही यहाँ सरद समीपम उपसर्दम ये भी बनाना है। समास उसी सूत्र से होगा, अव्ययम व्यक्ति ये केवल समासांत ध्यान करेगा। तो सरदा समीपम ये लौकिक विग्रह करेंगे शरद गस, और उप ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। अव्ययम व्यक्ति समीप सूत्र से सामीप्य अर्थे विद्यमानम जदव्ययम उपिति अव्ययम तत्समर्थ प्रकृतिस्वंतेन स शरद गस समर्थ प्रकृतिस्वंतेन स नित्यम समस्ते। समास कर दिया, प्राथमिक संज्ञा भक्ति का लोप, उप का पूर्व प्रयोग, बन गया क्या, उपसरद। ठीक है। अब उपसरद में द हलंत है, तो अव्ययी भाव समास है, शरदादिगण में पठित है शरद, इसलिए लग गया अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः। तो अव्ययी भाव समास में शरदादिगण पठित ये जो है ना, तो तदंत जो हो गया उपसरद, उससे समासांत टच प्रत्यय हो गया, तो उपसरद टच में बचा मिला दिए उपसरदम। ठीक है, बना लेंगे ना। हाँ जी। हाँ, तो उपसर्दम इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, प्रतिविपाशम, प्रतिविपासम, ऐसे ही देखिए विपासम है ना, तो विपासम तो यहाँ पे दो रूप है ना, विपासा तो विपाक क्रियाम, तो विपाक शब्द भी बनता है, विपासा भी है, जैसे दिक भी है, दिशा भी है, ऐसे विपासा भी है, विपाक भी है। तो विपाक से बनाएंगे तो भी द्वितीया के एक वचन में विपासम बनेगा, और विपासा से बनाएंगे तो विपासाम बनेगा। तो प्रतिविपासम का विग्रह हम क्या करेंगे, विपासम विपासम प्रति इति प्रतिविपासम, क्या होगा, विपासम विपासम प्रति इति प्रतिविपासम। हाँ। और अगर हम वहाँ पे आबंत के साथ करेंगे तब भी, तब विपासाम विपासाम प्रति इति प्रतिविपासम। बात समझ में आया कि नहीं, दोनों में एक ही रूप बनना है, क्योंकि अगर विपासा रहेगा तो अव्ययी भाव समास से हरस्थ हो जाएगा नपुंसक होने के कारण, और अगर पहले से ही हलंत है तो ये समासांत करेगा, और अगर वहाँ पे हरस्व हो जाएगा तो हरस्व होने के बाद फिर ये स्थिति चलोप करेगा, फिर अ को मिलाएंगे, और अगर वहाँ पे हरस्व नहीं है हलंत है सकार, तो सीधे तस्कार को मिला करके अदंत होने से हम करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। जी, मतलब जी इसके दो रूप हैं, एक तो विपाट और एक विपासा, तो हाँ, दोनों से ही ये हो जाएगा। दोनों से एक ही रूप बनेगा, जैसे दिशा और दिक
दोनों से हमने वहां बनाया था, दिशोर मध्य है कि नहीं, अथवा दिशयोर मध्य, तो अपदिशम बना था। दोनों का एक ही रूप, दिशा और दिश का भी, है कि नहीं। उसी प्रकार से विपाक, ये जो है विपास शब्द रहता है, स्टित्वादी होकर विपाक बनता है। तो विपाश हलंत सकार अथवा विपाशा, इसका दोनों का एक ही रूप बनेगा। तो विपाशाम विपाशाम प्रति इति प्रति विपाशम, विपाशम विपाशम प्रति इति प्रति विपाशम, ऐसा हमने कर लिया। अब ये अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह क्या होगा? विपाशा अम प्रति अथवा विपाश अम प्रति। और यहाँ पे प्रति एक किस अर्थ में समास करता है? प्रति, कुमार शिवम, प्रति किस अर्थ मात्रार्थ में? में। हाँ हाँ, वीप्सार्थ में। समीप अर्थ में। विप्सार्थ में। विप्सा में करता है, प्रति विप्सा में करता है। विप्सा किसमें आता है? यथार्थ में, है कि नहीं। योग्यता विप्सा पदार्था न वृत्ति सादृश्यान यथार्था, ये सब एकदम स्मरण में रखिए। तो किस अर्थ में हुआ यहाँ पे? यथार्थ में। हाँ, यथार्थ में हुआ, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जब प्रतिविपासम बन जाएगा तो प्रतिविपासम कर लेंगे तो वही रूप बन जाएगा विप्सा इत्यादि अर्थ में। और आभिमुख्य अर्थ में अगर करना हो तो लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य, यदि आभिमुख्य अर्थ में करना हो तो लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य, विप्सार्थ में करना हो तो अव्ययम विभक्ति सूत्र से यथार्थ में समास करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, प्रति का पूर्व प्रयोग, प्रतिविपास अथवा प्रतिविपासा। प्रतिविपासा इस स्थिति में ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से यहाँ अव्ययी भाव से पहले वो अव्यय हो जाएगा, नपुंसक होके क्या हो जाएगा? ह्रस्व कर देंगे, प्रतिविपास। अब इस स्थिति में सुबंत जो सुख प्रत्यय आएंगे उनको हम कर देंगे अदंत है, तो प्रतिविपासम। और प्रतिविपास जो हलंत सकार वाला है उस स्थिति में प्रतिविपास है तब। और फिर अब इस स्थिति में क्या ले आएंगे? अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्या, अव्ययी भाव समास में समासांत टच करेगा, टच करेगा, आपको मिलाओ प्रतिविपासम बनाओ। और वहाँ प्रतिविपास जब बन गया ह्रस्व करके, फिर समासांत टच हुआ अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्या, उसके बाद कैसे प्रतिविपास में शकारोत्तरवर्ती यकार का लोप कर दिया और टच का जो आकार था उसको मिला करके अदंत कर लिया, प्रतिविपास। अब इस स्थिति में स्वादि कार्य कर देंगे, यहाँ हम कर देगा मिलाकर प्रतिविपासम। दोनों स्थिति में प्रतिविपासम यह रूप बनेगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो प्रतिविपासम, अब जितने उसमें पठित हैं उनकी गणना करा रहे हैं। शरद, विपास, अनस, मनस, उपान, दिव, हिमवत, अनडुह, दिश, दृश्य, विष, चेतस, चतुर, त्यद, तद, यद, कियत, कितने, ये सब है ना। जराया जरश्च, अब क्या आया? जराया जरश्च। जराया जरश्च माने जरा शब्द को जरस आदेश भी होता है और च भी दिया। केवल इतना कहते जराया जरस, केवल कितना कहते? जराया जरस, माने जरा को जरस आदेश होता है, च भी दिया। तो च से माने समासांत टच। टच प्रत्यय भी होगा, माने जराया जरसादेशस्य समासांत टच प्रत्यय भवतः। बात समझ आया कि नहीं? जी। तो जरा को जरस आदेश भी होगा, समासांत टच प्रत्यय भी, समास उसी से होगा। अभी समासांत करने वाले हैं तो उपजरसम कैसे बनेगा? जराया समीपम, जराया समीपम इति उपजरसम। ठीक है। तो जराया समीपम ये लौकिक विग्रह किया, समीप अर्थ में समास करेंगे अव्ययम विभक्ति सूत्र से, तो बनेगा क्या? जरा गस उप, ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। समास करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, उप का प्रयोग हो जाएगा उपजरा, ये स्थिति बन जाएगी। समझ आ रहा है ना? उपजरा यहाँ तक। जी भैया। जी। तो उपजरा बन गया। अब ये वार्तिक लग जाएगा जरा या जरस्य, है ना, क्योंकि वो सरदादिगण में पठित है नहीं जरा, इसलिए क्या नहीं हो पा रहा था, समासांटच नहीं, तो अलग से गणसूत्र से पठित कर दिया जरा या जरस्य। जरा को जरस भी हो टच भी हो, तो जो उपजरा है वो उपजरस हो गया, और टच भी कर दिया, टच का बचा अ मिला दीजिए उपजरस। उसके बाद अव्ययी भाव है ही, सु आएगा, हम हो जाए मिला देंगे उपजरसम। बना लेंगे ना सभी लोग? जी।
तो इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। अब आगे एक वार्तिक और है, क्या लिखा है? गणसूत्र है, प्रतिपर समनुभ्योक्षण, प्रतिपर समनुभ्योक्षण। क्या है वार्तिक? प्रतिपर समनुभ्योक्षणः। हाँ, गणसूत्र है, ये भी वहीं पठित है। माने प्रति, पर, सम और अनु, इनसे उत्तर भी जो अक्षि पद है, उस अक्षि पदार्थ से भी समासांत सच प्रत्यय होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? जी। प्रतिपर समनुभ्योक्षण, प्रतिपर सम अनु, इनसे जो है उत्तर में रहेंगे क्या? अक्षि अक्षि पदार्थ, शब्द। उनको भी, हाँ, उनको भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा टच प्रत्यय। यस्तेति च प्रत्यक्षम, देखिए प्रत्यक्षम बनाना है इनको, तो प्रत्यक्षम का लौकिक विग्रह क्या करेंगे? अक्षम अक्षम प्रति। अब ये आभिमुख्य अर्थ में है ना, अक्ष नहीं, अक्षिणी है कि नहीं? हाँ जी क्या जी जी। करेंगे? हाँ, अक्षिणी अक्षिणी प्रति। ऐसा अगर विपसाम करेंगे तो विपसा में करना नहीं है, करना है आभिमुख्य अर्थ में ना। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आंखों के सामने हो, इंद्रियों के सामने। बात सुना कि नहीं? जी प्रत्यक्ष का अर्थ विपसा अर्थ में तो जाता नहीं, आभिमुख्य अर्थ में जाता है। तो जी। आभिमुख्य अर्थ में जाने के कारण इसका समास हम किससे करेंगे? प्रत्यक्षम का लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये, किस सूत्र से होगा? लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य। बात समझ में आया ना? अभी कोई प्रत्यक्षम में समास स्पष्टतया पूछ दे आपसे या आप किसी से, तो स्पष्टतया क्या आप लोग सीधे निकल जाएगा कि प्रति है तो अव्यय विभक्ति सूत्र से अव्यय है, समास करना चाहिए विस्तार्थ में, यही सब। तो लेकिन अर्थ भी तो आना चाहिए, इसलिए प्रत्यक्षम यह जो समास युक्त पद है, इस समास युक्त पद में किससे समास होगा? लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य। हाँ, इसी को याद रखना है, लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये। तो वित्तार्थ में समास है नहीं, इसलिए अक्षिणी अक्षिणी प्रति इति प्रत्यक्षम ऐसा करना नहीं पड़ेगा, केवल क्या विग्रह हो जाएगा? क्योंकि अक्षिणी प्रति क्या विग्रह हो जाएगा? अक्षिणी प्रति। प्रति का अर्थ अभिमुख्य है, क्योंकि यहाँ वित्तार्थ है नहीं, इसलिए वित्त नहीं हुआ। प्रति का अर्थ यहाँ अभिमुख्य है, तो इसलिए अभिमुख्य अर्थ होने से केवल अक्षिणी प्रति अर्थ हो गया, अक्षी माने आंखों के अभिमुख। तो अक्षिणी प्रति ये कर दिया इन्होंने लौकिक विग्रह, क्योंकि प्रति के योग में समास विकल्प से होता है, इसलिए अष्टपद विग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। अक्षिणी प्रति यह विग्रह किया, और प्रति के योग में यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने? द्वितीया, क्योंकि प्रति के योग में क्या होती है? द्वितीया। संज्ञा कैसे होगी? अभितः परितः समय निक्षा प्रतियोगेपि। हाँ, अब यहाँ पे चूंकि लक्षण द्योतित हो रहा है, लक्षण द्योतित हो रहा है ना, क्योंकि उसके अभिमुख, क्योंकि लक्षणेनाभिप्रति अभिमुख्य से समास करना है लक्षण द्योत्य होने पर, तो लक्षणित्थम भूताख्यान भाग विप्सा सुप्रतिपर्यनवः, यहाँ लक्षण अर्थ द्योतित है, तो इसलिए प्रति की करेगा कर्म प्रवचनी संज्ञा, और कर्म प्रवचनी से युक्त होने से प्रति के योग में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अक्षिणी प्रति यह हो जाएगा हमारा लौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह क्या होगा बताइए? अक्षिन सस प्रति सस का है जस जस अक्षि औ प्रति, यह हो जाएगा अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हो गया। अब समास किससे होगा? लक्षणेनाभिप्रति अभिमुख्ये, अभिमुख्य अर्थ ज्योतित हो ही रहा है, तो प्रति का क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो समास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रति का पूर्व प्रयोग हो जाएगा समास समास करके, तो बन जाएगा प्रत्यक्ष। क्या बनेगा? यण करके प्रत्यक्ष। अब लगेगा प्रतिपर समनुभ्योक्षण, तो ये कर देगा अक्षी से, कोई किसका? अक्षी से कर देगा टच, तो प्रत्यक्ष। और इस स्थिति में आगे लिख रहे हैं यस्तेति च, यस्तेति च से क्या कर देंगे? इकार का लोग प्रत्यक्ष मिला देंगे, प्रत्यक्ष। ठीक है,
और चूंकि अव्ययीभाव समास है तो इसलिए हम इत्यादि करके मिला देंगे, बन जाएगा प्रत्यक्षम। बना लेंगे प्रत्यक्षम। ब्रजेश, अमन, जी जी भैया। बताओ। प्रत्यक्षम भैया। हम्म, लौकिक लौकिक बताएं लौकिक भैया। विग्रह करेंगे। बताओ अमन। जी लौकिक विग्रह करेंगे अक्षिणी प्रतीति, अक्षिणी प्रति इति। ये लौकिक विग्रह हाँ, करेंगे और अक्षिणी औ प्रति, ये अलौकिक विग्रह करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे लक्षण अलौकिक? अलौकिक क्या करेंगे? अक्षिणी औट, अक्षिणी शब्द थोड़ी ना है, अक्ष अक्ष शब्द। अक्ष अक्ष अक्षय अक्ष। हम्म, अक्ष। जी। फिर उसके बाद यहाँ लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विवसासु प्रतिपर्यन्नवा, इससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। हम्म, फिर उसके बाद कर्म प्रवेशनीयत्वात् लक्षणे ना प्रतियाभ मुख्य, मतलब द्वितीय विभक्ति कर देंगे उससे। कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। ठीक। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय कर देंगे। फिर उसके बाद लक्षणे ना प्रतियाभिमुख्य, इस सूत्र से समास करेंगे यहाँ आभिमुख्य अर्थ में। हम्म, समास करने के बाद सुविभक्ति लुक होगा, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद सुपलुग। हम्म, फिर प्रथमा निर्दिष्टम समासोपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। हम्म। प्रति अक्ष यण संधि कर देंगे, प्रत्यक्ष अक्ष बन जाएगा। नहीं, अक्ष नहीं, अक्षी। अक्षी 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 शब्द है। प्रति अक्षी। करेंगे, फिर उसके बाद से लोग यसे कर देंगे, यह संधि नहीं करेंगे। पहले तो संधि करेंगे ना, कर दी। यण संधि अच्छा, करेंगे वहां संधि। तो। प्रति प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षी बनेगा। फिर उसके बाद प्रतिपर समनुभ्यो क्षणा से टच हो जाएगा, प्रत्यक्षी आ। यसेति चा से इकार का लोप हो जाएगा, प्रत्यक्ष बनेगा। सु आएगा। फिर उसके बाद नाभ्य भाव दतो मत पंचम्या से हो जाएगा अम, प्रत्यक्षम बन जाएगा। दतो मत तो नहीं है, ये हम कई बार बता दिए, म पूरा नहीं है वहाँ। दतो मत तो नहीं कहा करो, ठीक है। नाभ्य भावा दतो मत पंचम्या। चलो अभ्यास करना है इसका। जी। चलिए तो ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। अब कल इसको हम आगे पढ़ाएंगे। कल अब देगा संपन्न। चलिए।